नमस्कार मित्रों, कृष्णाज एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। जैसे कि मैं पहले भी आपसे कई बार कह चुका हूं, ये क्वेश्चन का डिस्कशन अब धीरे धीरे एंड की तरफ है और नेक्स्ट सेशन जब हम इसमें स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपसे कह रखा है मैंने कि टॉपिक वाइज हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे और उसी पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जब हम थ्योरी डिस्कस कर लेंगे तो इतना डिटेल से नहीं करना है पड़ेगा, बल्कि आपको ही उसके आंसर देने हैं, तो स्पीड भी बढ़ेगी और आपको नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अभी तक तो हम केवल प्रीवियस ईयर तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये 2 या 3 एपिसोड के बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे और पहले हम उन टॉपिक्स को चुनेंगे जिसमें आपने देखा है कि पिछले सालों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे खाद्य श्रृंखला हो गई, विटामिन्स हो गए, या आपने देखा है स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, या ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, इस तरीके के जो हैं, इन सबको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक लेंगे, उनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, पहले कंप्लीट थ्योरी एंड देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के इस लेक्चर में देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की। रुधिर वर्ग का मतलब आप सभी जानते हो, इसको कहते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज का श्रेय सबसे पहले जाता है कार्ल लैंड स्टीनर ने। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि सभी मनुष्यों का ब्लड एक जैसा नहीं होता, उनमें अंतर होता है। और ये पता कैसे चला था कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की टेक्निक का पता चला तो लोगों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना स्टार्ट किया गया। मतलब अगर किसी को चोट लगने पर शरीर में रुधिर कम हो जाए या किसी और वजह से रुधिर की आवश्यकता है तो दूसरे का रुधिर दिया जा सके। अब इस जो प्रयास किए गए तो उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई, कुछ बच भी गए। लेकिन जब मृत्यु की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा हुई तब लोगों ने ये सोचना शुरू करा कि भाई कहीं ना कहीं ब्लड में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य है। तो इसके बारे में सबसे पहले क्या बताया, लैंड स्टीनर ने बताया। और उन्होंने ये बताया कि मनुष्यों के अंदर 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप है। और ये किसके आधार पर बताया, ये बताया उन्होंने एंटीजन के आधार पर। एंटीजन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो हमारे आरबीसीज की सरफेस पर प्रेजेंट होती है। एंटीजन के आधार पर बताया। ओके, और क्या बताया, ब्लड ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा और ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब इसमें पहले तो एंटीजन के बेस पर ही बताया उसने। एक्चुअल में शुरू में 3 ही ब्लड ग्रुप बताए थे, बाद में एक और बताया। ए बी ब्लड ग्रुप बाद में डिस्कवर हुआ है और साथ में एक और चीज जोड़ी गई, जैसे एंटीजन और दूसरी एक और चीज होती है जिसको हम नाम देते हैं एंटीबॉडी। तो देखें क्या बताया गया, अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं और ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। अब एंटीबॉडीज के अपोजिट काम करती है। अगर एंटीबॉडी को देखें तो एंटीबॉडी अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, एंटीजन को कैपिटल से लिखते हैं। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ऐसे ही ए बी ब्लड ग्रुप में अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए दोनों एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब ए एंटीजन वाला यानी कि ब्लड ग्रुप ए ब्लड बी के संपर्क में आएगा तो ए एंटीजन ए एंटीबॉडी से रिएक्ट करके ब्लड को कोआगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से मृत्यु होती है। तो ये चीज इसमें बताया गया। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने सबसे पहले जो है इस चीज को समझाने की कोशिश की कि ब्लड ग्रुप अलग अलग है। आधार क्या था, एंटीजन का प्रकार, ए एंटीजन बी एंटीजन, यानी कि दोनों एंटीजन है, कोई एंटीजन नहीं है। आपको बताया ए बी ब्लड ग्रुप बाद में डिस्कवर हुआ, जिसको किया स्टूली ने। अब इसमें थोड़ी सी जानकारी और आप एक्स्ट्रा याद रखेंगे, और वो कौन सी है, वो ये है कि आपने पढ़ रखा है कि ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप को एक नाम दिया जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप कहलाता है सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये किसी भी अदर ब्लड ग्रुप को ले सकता है। जबकि ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर,
यानी कि ये कहलाता है सर्वदाता। ये सभी को अपना ब्लड दे सकता है। ये एक्स्ट्रा चीजें आपको याद रखनी है, भविष्य में हो सकता है इस पर क्वेश्चंस पूछे जाएं। अगर हम बात करें ये दो साइंटिस्ट जो दे रखे हैं, जेनिंग और पेंटिन, इन दोनों साइंटिस्ट का ब्लड ग्रुप से लेना देना नहीं है, बल्कि इन्होंने प्रोटोजोआ, ठीक है, जिसमें आपको बताया था अमीबा वगैरह आते हैं, इनके मेंबर्स के बारे में स्टडी किया। और खास तौर से पेंटिन और मास ने इन्होंने एक थ्योरी दी है जिसको हम नाम देते हैं सॉल जेल थ्योरी या सॉल जेल का सिद्धांत। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि अमीबा में, आपने पढ़ा है प्रजनन कूटपाद के द्वारा होता है, तो अमीबा में कूटपाद के निर्माण की प्रक्रिया को समझाता है। ये इनका एक्स्ट्रा है। जेनिंग ने भी मूवमेंट के बारे में बताया था। उन्होंने कहा अमीबा में एक मूवमेंट होता है जिसको रोलिंग मूवमेंट कहते हैं। लेकिन ये इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आने हैं, ये 4 ऑप्शन इनको बनाने थे तो 4 ऑप्शन बना दिया। और उसमें आप देखो कार्ल मार्क्स जो है एक और ऑप्शन की फॉर्म में दिया है। तो कार्ल मार्क्स जो ऑप्शन की फॉर्म में दिया गया है, तो आप जानते हो ये मार्क्सवादी थे। इन्हीं के हिसाब से आप जानते हो कि आपने पढ़ा, एक तो कार्ल का आता है मार्क्सवाद और दूसरा लेनिन का आता है। तो ये जो कम्युनिस्ट वाला है उसके हिसाब से जो है इनकी बुक्स वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया लैंडस्टीनायर। ये ध्यान रखेंगे, लैंडस्टीनायर जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, सिंपल है, मैंने रिपीट किया है, कई बार मैंने इसको रिपीट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस में आपको क्या बताया था? आपको बताया था मीथेन, फिर आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और CFC। ठीक है, ये मेन गैसेस इसके अंदर होती हैं, जिसके लिए एक मैंने सेंटेंस भी शायद बोला था, काजल मीना चलो नाचें। ठीक है, तो यहां पर देखें कार्बन डाइऑक्साइड इसका मेंबर है, नाइट्रस ऑक्साइड यस है, फिर हीलियम नहीं है, मीथेन है। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और आपको बताया चौथा था CFC। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जल वाष्प को भी ले लेते हैं, ओजोन को भी लेते हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर के अंदर मेन गैसेस हैं वो ये होती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर इसके अंदर हो गया हीलियम जो है वो इसमें ऑड वन है, यानी कि ये ग्रीन हाउस का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आता है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ये फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट है, यहां पर देखेंगे, लेकिन इसमें अलग अलग ऑप्शन है, तो उनको डिस्कस करने के लिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो इसका आंसर है, अगर आप सोच रहे हैं डेसिबल, तो बिल्कुल ठीक है, डेसिबल। ठीक है, ये दशमलव वाला डेसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें माना जाता है कि 140 डेसिबल के ऊपर की अगर साउंड होती है तो वो ध्वनि प्रदूषण होता है, और सीवियर ध्वनि प्रदूषण माना गया है। वैसे तो ये मानते हैं कि 80 से ऊपर ही जो है वो आवाज़ अच्छी लगना बंद हो जाती है और ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, लेकिन 140 जो है वो ऐसी कंडीशन है जो टॉलरेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट देखें, जूल। जूल किसके मापन की इकाई है? जूल ऊर्जा के लिए है। जो ऊर्जा का मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है, वो जूल के रूप में होता है या किलो कैलोरी के रूप में होता है, किलो जूल के रूप में होता है। और न्यूटन का हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूटन के लिए क्या है? ये बल का मात्रक है। ठीक है, फोर्स, ये इस रूप में लिया जाता है। नैनो इकाई कई फॉर्म में मिल सकती है। नैनोमीटर होता है छोटा। अगर आप पुराना याद करें फिजिक्स का, तो 10⁻⁹, ठीक है, ये नैनो का सिंबल होता है। मीटर हो सकता है, ठीक है, तो ये नैनोमीटर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इकाई होती है, छोटी इकाई है मेजरमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सिंपल है, इंपॉर्टेंट फिर से है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो अगर आप देखें तो डीजल और पेट्रोल दोनों एक से हैं, दोनों करते हैं। कोयला से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर जहरीली गैसें निकलती हैं।
इसमें जो आंसर हमारा है वो है हाइड्रोजन। इन सब के अंदर हाइड्रोजन जो है वो लीस्ट पोल्यूशन क्रिएट करता है, और इंडिया के अंदर भी आजकल हाइड्रोजन पर काम चल रहा है। जो ऊर्जा का स्रोत है, आप देख रहे हैं बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है। दिल्ली वगैरह में, मुंबई वगैरह में इनकी बसेस वगैरह आ रही हैं और इनके ऊपर काम किया जा रहा है। ये एक सस्ता भी होगा और कैसा होगा, इको फ्रेंडली भी होगा, प्रदूषण उत्पन्न नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हमारा आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन देखें। हाँ, संकटाग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा, जाइंट पांडा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो पाया जाता है। तो आप जानते हैं संकटाग्रस्त जंतु किसको माना जाता है? जो निकट भविष्य में डिसअपियर हो जाएंगे अर्थ से। डिसअपियर का मतलब यहां पर है विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ऐसी प्रजातियों को क्या कहा जाता है? संकटाग्रस्त कहा जाता है। उनमें से जाइंट पांडा भी एक है, और ये जाइंट पांडा कहां है? चाइना में, ठीक है। चाइना जो है वो इसका नेटिव प्लेस है, और ये माना जा रहा है कि अगर इसको हम संरक्षित नहीं करेंगे तो निकट भविष्य में जो है ये समाप्त हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो शायद ये आप लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोगों को। ये क्वेश्चन पहले पीसीएस में, आईएएस में खूब पूछा जाता था। ये एक गैस है जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक इसको कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। ये कहाँ हुआ? भोपाल गैस त्रासदी। और ये भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये हुई थी 1984 में, और इससे गैस निकली थी, जहरीली गैस थी। और इसमें इमीडिएटली ये डाटा है कि 3500 यानी कि 3500 डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। और ये माना है कि धीरे धीरे करके पूरा जो इसका इम्पैक्ट हुआ उसमें लगभग 25,000 डेथ हुई हैं, ये माना जाता है। बाकी तो रिकॉर्ड बताता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड को आप सभी जानते हो, ठीक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपने पढ़ा सीएफसी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये भी आपने पढ़ा। तो आप सोचो कहाँ पढ़ा? अभी इससे पिछले क्वेश्चन में। ये तीनों गैसेस एक्चुअल में कौन सी हैं? ये हैं ग्रीन हाउस गैस, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो हमारा आंसर यहां पर क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी का रीजन माना जाता है। जो कंपनी थी जिससे कि रिलीज हुआ था उसका नाम है यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड, इसके ऊपर केस चला, ठीक है। बहुत लोगों को मुआवजा दिया गया, लेकिन आप सभी जानते हैं मुआवजा से कुछ नहीं होता। जिसकी जान चली गई उसकी क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। अगला हमारा क्वेश्चन है, गिर वन जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन जीव का संरक्षण करता है? तो अब तक तो शायद आपको याद हो गया होगा, ये किसका करता है? शेर का। इसमें से पिछले वाले सेशन में हमने स्टडी किया था, ठीक है, और बताया था कि जो गेंडा है इसका संरक्षण किया जाता है काजीरंगा में, आसाम में है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। और आसाम में ही, ठीक है, हाथी का संरक्षण किया जाता है मानस नेशनल पार्क में, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस। तो ये भी जो हमने हैं पिछले इसमें सेशन में डिस्कस किए थे। तो इसका आंसर तो क्या है? शेर। ये क्वेश्चन हम कम से कम 4 या 5 बार कर चुके हैं डिस्कस। मैंने जनरली इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कराया है जिसमें ऑप्शन चेंज है या जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जो कई बार पूछा गया है। तो मैं इसीलिए बार बार पूछता हूँ कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वन में देखें आप, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थल प्रदेशों में पाई जाती है? मरुस्थल का मतलब आप जानते ही हो, मरुस्थल का मतलब होता है डेजर्ट या
रेगिस्तान। रेगिस्तान में पानी कम होता है, तो यहाँ पर जो मेन वनस्पतियाँ होती हैं उनकी विशेषता होती है कि पत्तियाँ कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। और ये क्यों किया जाता है? पानी के लॉस को बचाने के लिए या वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए ये काम किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कैक्टस। ठीक है, ये बाकी जो हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, चंदन आप जानते ही हैं कि चंदन कहाँ होता है, कर्नाटका में फेमस है। एक तस्कर है जिसके ऊपर मूवी भी बनी, इसका नाम है वीरप्पन। फर जो है ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले जो है वो प्लांट है, लेकिन सीधे अगर इसको आंसर देखेंगे तो कैक्टस हो जाएगा। इसमें जो है आपको बताया थिक क्यूटिकल होता है, पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, तना जो है प्रकाश संश्लेषण करना शुरू करता है। तो ये बहुत सारे रूपांतरण इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो दो चीजें हैं। एक तो ग्रीन मफलर की हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, ग्रीन मफलर्स, और दूसरा एक पार्ट होता है ग्रीन बेल्ट्स। ग्रीन मफलर जो है वो क्या है? एक्चुअल में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए है। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारी रोड साइड्स हैं, ठीक है, सड़क के किनारे हैं दोनों, लेफ्ट और राइट, इसमें एक पट्टी छोड़ी जाती है और उसमें पेड़ों को लगाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो वुड होती है, लकड़ी होती है, ये ध्वनि को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। आपने ये भी देखा होगा कि जो साउंड प्रूफ रूम बनाए जाते हैं उसमें लकड़ी और थर्मोकोल का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ध्वनि को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो अगर हमें प्रदूषण से बचना है तो हमें दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेंगे प्लांट्स, वृक्ष लगाने पड़ेंगे। प्लांट्स का मतलब तो मेन ये है, क्योंकि प्लांट्स तो छोटे भी होते हैं, लेकिन वुडी ट्रीज को हमें लगाना पड़ेगा, जैसे अशोक हो गया या अदर प्लांट्स हो गए, ये सड़क के किनारे लगाए जाएं। दूसरा आता है ग्रीन बेल्ट। ये किसके लिए होता है? ग्रीन बेल्ट जो है ये है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। ये वायु प्रदूषण को रोकने के लिए होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा सिटी है, ठीक है, तो सिटी में जगह जगह पर बड़े बड़े एरिया छोड़ दिए जाते हैं, या सिटी के बाहर कुछ एरिया छोड़ दिए जाते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, केवल प्लांट्स को लगाते हैं, ठीक है, ट्रीज लगाएंगे। तो ये एरिया क्या कहलाते हैं? ग्रीन बेल्ट्स कहलाती हैं। तो ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो हम कहाँ यूज कर रहे हैं? शहर में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, सड़क के किनारे से इसका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे होता है ना कि कॉलोनी जो बनती है उसमें पार्क छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे ही हर शहर के अंदर कुछ पार्ट ऐसा छोड़ दिया जाता है जिसको काट कर हम यूज नहीं करते, वहां पर डिफॉरेस्टेशन नहीं करते, बल्कि वहां पर लगाते हैं क्या? प्लांट। अगर प्लांट काटे भी जाते हैं तो वहां पर फिर से रिफॉरेस्टेशन किया जाता है या पुनः वृक्षारोपण किया जाता है। तो इनको हम नाम देते हैं ग्रीन बेल्ट। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं, ये दो ही पूछे जाते हैं, ग्रीन मफलर्स एंड द ग्रीन बेल्ट्स। आगे देखें नेक्स्ट, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सन जो है, सूर्य, ये पारिस्थितिक तंत्र पर या पृथ्वी पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, क्या है? अल्टीमेट, एकमात्र, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, पृथ्वी की अगर हम बात करें, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। कुछ ऐसे एरिया हैं महासागरों में जहां पर हाइपोथर्मल बैंड जो है वो थोड़ा बहुत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो है एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। और ये आप सब जानते हो कि जैसे क्या है कि मान लीजिए हमारे पास सन है, तो सन से क्या आती है? सोलर एनर्जी आती है। इस सोलर एनर्जी को कौन लेता है? इस सोलर एनर्जी को लेते हैं उत्पादक। उत्पादक से किस में जाती है? ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में। फिर यहां से कहां जाती है?
द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में, ठीक है, और फिर सीधा लिख लेते हैं और भी बीच में आ जाएंगे, तो शीर्ष उपभोक्ता में। तो आप देखें कि जो एनर्जी है वो कहां से आ रही है, सूर्य से आ रही है, इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है, ठीक है। और एक और चीज आप याद रखेंगे, ये जो ग्रीन प्लांट या उत्पादक होते हैं, ये सन से जितनी भी एनर्जी आती है उसमें से 1% ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं, 1% ऊर्जा का उपयोग करते हैं, समझिए अच्छी तरीके से। और एक और चीज है, क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे जब खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे और खाद्य जाल पढ़ेंगे तो आएगा कि उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में, ठीक है, जो एनर्जी जो है स्थानांतरित होगी वो केवल 10% जाती है, 90% लॉस हो जाता है। ऐसे ही प्राथमिक उपभोक्ता से जब द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगी तो क्या होगा, फिर 10% जाएगी, 90% का लॉस हो जाएगा। ऐसे ही फिर 10% जाएगी, 90% का लॉस हो जाएगा। तो इसको कहते हैं 10% का नियम। और इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है लिंडमैन, तो इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, लिंडमैन्स, ठीक है, या लिंडमैन का हिंदी में लिख रहे हैं तो नियम, इंग्लिश में कह देंगे लिंडमैन्स रूल। ये जो है वो ये बताता है कि जब भी एनर्जी खाद्य श्रृंखला में ट्रांसफर होगी या ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, वो क्या होता है, 10% के नियम को फॉलो करता है। मतलब हर स्तर पर 90% का लॉस होता है और केवल 10% ही जाती है। और ये 90% का लॉस कौन है, जिस जीव से ट्रांसफर होगी वो जीव अपने जिंदा रहने के लिए, अपनी क्रियाओं को करने के लिए उस एनर्जी का उपयोग करता है और शोषण में वो ऊर्जा उत्पादन के अंदर यूज की जाती है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 1-2 सेशन और हैं जिस पर हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नए तरीके से कि हम जो भी पढ़ेंगे वो थ्योरी के साथ पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि कौन से टॉपिक्स आप पहले चाहते हैं तो पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपका जो भी सजेशन मिलेंगे उसी के हिसाब से उसमें हम आगे चेंज कर सकते हैं। कुछ टॉपिक मैंने डिसाइड कर रखे हैं जिनको अपने हिसाब से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा और अगर आपकी कोई प्रेफरेंसेस हैं तो पहले उसको ले लिया जाएगा। तो आपका धन्यवाद है, आपने बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। आपसे ये भी है कि मैंने कहा कि पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आराम से देखें, हाँ थोड़ा सा स्पीड अगर आप बढ़ाकर देखना चाहते हैं तो देखें, लेकिन पुराने सारे वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करें और ये देखें कि हमने हर टॉपिक के अंदर नई नई चीज़ों को डिस्कस किया है। टॉपिक में ये समझाने की कोशिश की है कि अगर एक भी वर्ड कहीं आ रहा है जो हमारे काम का है उसका क्या मीनिंग है, उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपसे फिर मेरा सजेशन यही है, रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बहुत धीमी रेट पर हो रहा है, थोड़ा सा इसको बढ़ाइए जिससे कि आपको वीडियो टाइम से मिले, आपको सर्च करने की रिक्वायरमेंट ना रहे। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि व्यू तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है बहुत स्लो रेट पर हैं। तो जितनी तेज़ी से आप इसको सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही जल्दी वो आपको वीडियो मिल जाएंगे, पुराने वीडियो को आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट सेशन में मैं ये करूँगा या लास्ट इसका जो सेशन होगा कि पुराने जितने भी अब तक मैंने वीडियो डाले हैं उन सब का लिंक मैं लास्ट वाले के अंदर सारा आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।